आए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, कितनी दूर, कितनी शिमले नी बसना कसौली नी बसना शिमले नी बसना कसौली नी बसना चंबे जाना जरूर, चंबे जाना जरूर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश हमारे देश का एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। हर साल बहुत से टूरिस्ट, दोनों भारतीय और विदेशी, यहां पर घूमने आते हैं। हिमाचल प्रदेश के अनेक पहलू हैं और उनके हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी खूबियां हैं। इन्हीं सब के बारे में जानने के लिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर इंदर सिंह सूर्यान जी से। डॉक्टर इंदर सूर्यान हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ननखारी, जिला शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। डॉक्टर इंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूर्यान, आप करीब 10 सालों से हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वहां के ही स्थायी निवासी हैं। आपसे पहले तो इंदर जी, हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना चाहेंगे और उसके बाद आप अपने क्षेत्र के कल्चर, उद्योग, एग्रीकल्चर इत्यादि के बारे में हमें जानकारी दीजिए। नमस्कार राहुल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे हिमाचल प्रदेश पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने इस खूबसूरत प्रदेश की बातें आपके साथ साझा कर सकूं। जैसा कि हिमाचल के बारे में बहुत से लोग जानते हैं कि भाई हिमाचल 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिम का आंचल, यानी कि बर्फ़ का पर्वत, और ये है भी पूरे वर्ष अधिकांश पर्वतों पर बर्फ़ रहती है। इसलिए इस नाम को ये पंक्तियाँ सार्थक भी करती हैं। ये शब्द जो है ना, सार्थक भी करता है हिमाचल। ये महाशिव और देवाली शिव की ससुराल है और भगवान श्री कृष्ण ने इसे हिमालय को अपना स्वरूप माना है। हिमाचल भौगोलिक रूप से हिमालय पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित है। 15 अप्रैल 1948 को ये अस्तित्व में आया था और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। इसमें हिमाचल में 12 जिले हैं और शिमला इसकी राजधानी है। माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो इसमें शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज और जैस्कर माउंटेन रेंजेस हैं। भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये स्थित हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालय का एक अंग है और यहाँ की संस्कृति में वो सारे गुण हैं जो हिमालयन संस्कृति में है।
हिमाचलीय सांस्कृतिक जीवन के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनमें जन्म, जीवन, वेशभूषा, आभूषण, रीति-रिवाज, लोकगीत, लोकनाट्य, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, धर्म, साहित्य कला आदि सभी अपनी विशेषताएँ लिए हुए हैं और सारे नेशन के जीवन में महत्व रखते हैं। हिमाचल प्रदेश की 90% जो जनता है वो गाँव में रहती है। शहरों में 10% लोग ही रहते हैं और उनमें से भी जो अपने जीविका के लिए लाइवलीहुड के लिए कह सकते हैं कि शहरों से आए, शहरों में जो लोग आए हैं वो गाँव से ही आए हैं। जैसे प्रदेश की जो जनसंख्या है उसकी अगर हम बात करें तो उसका अधिकांश भाग शिवालिक की पहाड़ियों के साथ साथ या ग्रेटर हिमालय के क्षेत्र में बसता है। जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठते जाते हैं जनसंख्या का घनत्व घटता जाता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इस शहर का जो इतिहास है वो देश से जुड़ा है। बात करें 1864 से 1947 तक शिमला ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा, आप कहेंगे समर कैपिटल रहा, और 1871 से लेकर 1954 तक पंजाब सरकार की भी ये राजधानी रहा। फिर 1948 से लगातार अब ये हिमाचल की राजधानी है। खूबसूरत पहाड़ियाँ, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, टूरिज़्म प्लेसेस और जो है सेब के बगीचे, अंग्रेज़ों के समय में बने हुए जो है बड़ी बड़ी इमारतें हैं और जो टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं जो शिमला की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। ये इनकी विशेषता भी आप कह लें, लोगों का सीधापन कह लें, ये शिमला की विशेषताओं में आ जाती हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्रता से पहले यहाँ आते रहे। इंदर जी, क्या हिमाचल हिंदी बोलने वाला राज्य है? जी हाँ राहुल जी, हिमाचल हिंदी भाषी राज्य है। इसके साथ साथ यहाँ अनेक बोली जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हिमाचल में 12 ज़िले हैं, सबकी अपनी अपनी बोलियाँ हैं। पहाड़ी बोली आप कह लो, ये बोलियाँ क्षेत्र विशेष से संबंध रखती हैं। जैसे शिमला ज़िले में महासुई बोली जाती है। दूसरी तरफ देखें कुल्लू में कुल्लूई बोली जाती है, चंबा में चंबियाली बोली जाती है, बिलासपुर ज़िला में बिलासपुरी या कहलूरी, कांगड़ा में कांगड़ी, मंडी में मंडियाली। फिर भी जो कामकाज की जो भाषा है और जो शासकीय भाषा है वो अंग्रेजी के साथ हिंदी है, पर बोलचाल की जो भाषा है मुख्य रूप से उसमें हिंदी का प्रयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय बोली जाती है। इन स्थानीय बोलियों से ही पहाड़ी का विकास हुआ है और पहाड़ी जो है हिंदी का ही एक अंग है। हिमाचल प्रदेश को हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट के देव समाज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जिला शिमला के नामकरण से तो वैसे सब ही परिचित हैं, क्योंकि इसका नाम माता श्यामला या श्यामला देवी के नाम पर पड़ा। पर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जब शिमला ज़िला बना तो उससे पहले इसे महासू के नाम से पुकारा जाता था, महासू ज़िला के नाम से। तो जब ज़िलों का पुनर्गठन किया गया था 1972 में, तो उस समय जो ये महासू जो नाम था, शिमला ज़िला का पहला नाम था महासू। वो महासू यानी कि महाशिव के नाम पर रखा गया लगता है, क्योंकि शिमला ज़िला में जो शिव की जो पूजा है बहुत ज़्यादा होती है। आप
अगर शिमला के ऊपर की साइड जाएंगे, ऊपर का मतलब यहाँ मेरा उस क्षेत्र से है जो सेब बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ शिव जी की पूजा बड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि शिव के 4 रूप आपको मिलेंगे वहाँ महासु देवता के नाम से, कि 4 बाई हैं, सालना महाराज है, गोठा महाराज है, भाषिक महाराज है, पवासी महाराज है। और अगर आप देखेंगे कहीं ये डोम देवता के नाम से हैं, कहीं ये चिखड़ेश्वर महादेव के नाम से हैं, कहीं डोमेश्वर के नाम से हैं, कहीं जगह हाटेश्वर के नाम से हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि देव समाज यहाँ हिमाचल में बहुत ज़्यादा है। खासकर अगर शिमला ज़िला में देखें तो ये नाम सार्थक था पहले महासु, फिर जब इसका पुनर्गठन किया गया तो ये जो है महासु के 2 पार्ट बनाए, एक शिमला बना दिया गया था ज़िला, एक सोलन ज़िला बना दिया गया था। हर ग्राम का अपना देवता होता है, हर ग्राम में अपने पुजारी होते हैं। सब देव समाज जो है वो उनके गांव तक सीमित है। हर गांव का जो देवता है वही उनका रक्षक भी है, वही उनका पालन पोषण करने वाला भी है, इष्ट देव भी उनके वही हैं। महाशिव का कुल मिला के आप कह सकते हैं कि महाशिव का प्रभाव इस जगह ज़्यादा है, शिमला में। हम जब पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि पहाड़ों में जिंदगी काफी मुश्किल है। क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा नहीं है, पहाड़ों पर जीवन कठिन है, जीवन शैली थोड़ी अलग है। लोग सरल हैं, सीधे साधे हैं, छल कपट से दूर हैं, अपनी अपनी आजीविका को कमाने के लिए, बनाए रखने के लिए सेब के बागों पर नियमबद्ध तरीके से वो काम करते हैं। और लोग हैं भी पूरी तरह बागवानी पर निर्भर। उनके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है वो शायद बाहर से देखने पर जीवन कठिन लगता है, पर कभी ज़्यादा बर्फ़बारी या कम बर्फ़बारी ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। पर आज पहाड़ में आधुनिक सुविधाएं वैसे ही हैं जैसे शहरों में है। शिमला में टूरिज्म की स्थिति के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। शिमला में टूरिज़्म की स्थिति बेहतर है, बहुत अच्छी है। अब बहुत से लोग इस प्रोफेशन से जुड़ गए हैं। शहर से दूर की बात करें तो लोगों ने घरों में होम स्टे भी खोल रखे हैं, और जो उनकी इकोनॉमी को और भी बेहतर बनाते हैं। प्रॉपर जो शिमला है थोड़ा सा ये लगता है कि भाई घूमने की स्थिति में अच्छा है, पर महंगा है। लोग प्रॉपर सब टूरिस्ट के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखने लायक जो जगह हैं वो दूर शिमला से, वो चाहे 80 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, वो ज़्यादा बेहतर हैं चीज़ें। इंदर जी, अगर कोई शिमला घूमने आना चाहता है तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा और कौन कौन सी जगह वहां पे जरूर जानी चाहिए? शिमला आने के लिए सबसे बढ़िया मौसम अप्रैल, मई और जून का है। बाकी बर्फ़बारी के दौरान दिसंबर, जनवरी में भी आया जा सकता है। बरसात में थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा ठीक है। यदि प्रॉपर शिमला घूमना है तो 1 हफ्ते का टूर काफ़ी है। आप अच्छी अच्छी जगह घूम सकते हैं। आप प्रॉपर शिमला में ही बहुत सी चीज़ें जो देखने को है। आपका एडवांस स्टडीज़ हैं, राष्ट्रपति निवास जिसे कहा जाता है, पीटर हॉफ है, और आपके समर हिल जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय का कैंपस है, उसके साथ राजकुमारी अमृत कौर का रेजिडेंस था, वो देखा जा सकता है। और बाकी नालदेहरा है, मशोबरा है, कुफरी है। यहाँ इनकी सब की बात करेंगे लोग कि भी जाना चाहिए, अच्छी जगह है, जाना भी चाहिए। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था, अगर थोड़ा दूर जाना चाहें आप नारकंडा की तरफ जा सकते हैं, खड़ा पत्थर की तरफ जा सकते हैं, बागी की तरफ जा सकते हैं, चौपाल क्षेत्र में जा सकते हैं, आप हाटकोटी मंदिर की तरफ जा सकते हैं, सरहान की तरफ जा सकते हैं। बहुत सी
ऐसे एरिया है जो टूरिस्टों को भाएंगे भी, अच्छे भी लगेंगे, और उन जो वो चाहते हैं शांति, जो टूरिस्ट चाहते हैं उनके लिए वैसा वातावरण वहाँ देखने को मिल जाएगा। बात ये है कि टूरिस्ट के तौर पर आप चाहते क्या हैं, शांत जगह चाहते हैं या भीड़ भाड़ तो फिर प्रॉपर शिमला के आसपास के एरियाज देखे जाएं। बाकी दूर की नज़रिए में जो मैं सोचता हूँ, दूर का जो एरिया है वहाँ शांति है, तो वही टूरिस्ट को जो अच्छा लगेगा। पर ये मैंने कहा कि भाई ये देखने वाले पर डिपेंड करता है कि भी वो क्या देखना चाहता है। क्या बदलते मौसम जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है, उसका टूरिज्म पर कोई खास असर पड़ा है? बदलते क्लाइमेट का बहुत फ़र्क पड़ा है। आप देख सकते हैं 2023 का वर्ष सामने है, बारिश के कारण पूरी हिमाचल में तबाही हुई थी और जो इकोनॉमी अभी तक सही नहीं हो पाई है। बदलते मौसम में पहले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक बर्फ़ पड़ जाती थी। कुछ वर्षों से तो अब जनवरी में भी नहीं पड़ रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फरवरी में आज ज़रूर ऊपर वाले की कुछ कृपा हुई है तो बर्फ़ पड़ रही है। आप कह सकते हैं कि भाई क्लाइमेट का फ़र्क तो पड़ा है। शिमला के लोगों की वेशभूषा के बारे में हमें बताइए। लोग अब आधुनिक पहनावे की तरफ आकर्षित हैं। मुंबई के बाद अगर दूसरा फैशन अगर देखना है आपने तो शिमला में मिलेगा। फिर भी ग्रामीण लोग पायजामा कुर्ता, जैकेट, टोपी, दो तरह की जिसे बुशहरी टोपी कहते हैं, वो हरे रंग की भी होती है और लाल रंग की भी होती है, पहनते हैं। महिलाएं सिर पर एक कपड़ा बांधती हैं जिसे डाटू कहते हैं और वो सदरी पहनती है, वास्केट या जैकेट जिसे कहते हैं, सलवार कमीज और कमरबंद जिसको स्थानीय भाषा में गाची कहा जाता है, वो बेल्ट की तरह होती है एक। और इसके अलावा स्त्रियों में रेस्टा जो कि आप कह सकते हैं कि गाउन की तरह होता है, पहनती हैं। बच्चों में या किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनमें एक कड़े का रिवाज भी है, कड़ा भी वो पहनते हैं। बाकी महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं। अब अगर आप देखेंगे तो पुरानी चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म हो रही हैं, गांव में ये सहेजी हुई है। यहाँ के लोगों की खान पान यानी कि ईटिंग हैबिट्स क्या हैं? खान पान की अगर बात करें तो वो सादा है, ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपको मांसाहारी लोग भी मिल जाएंगे, पर जो यहाँ विशेष अतिथि के लिए या जब स्पेशल जो गेस्ट आते हैं, या आप ये कहेंगे स्टीम फूड का प्रचलन बहुत है, जिसे स्थानीय भाषा में हम सिड्डू भी कहते हैं, जो घी के साथ खाया जाता है। बाकी अगर आप कहेंगे शाकाहारी मांसाहारी दोनों सब तरह के पकवान बन जाते हैं, लेकिन दालों में भी आपके राजमा है, उड़द है और जौ जो जिसे आप लोग कुट्टू का आटा कहते हैं, मकई का आटा, ये जो स्थानीय फसलें हैं वो भी बहुत होती हैं। तो लोग आलू वगैरह का भी काफ़ी सेवन करते हैं। कोई भी संस्कृति अपने फोक सॉन्ग्स और फोक डांस से जाना जाता है। अपने क्षेत्र के लोकगीत के बारे में हमारे दर्शकों को कृपया बताइए। शिमला के लोकगीत बहुत मीठे, मधुर, आनंददायक और लयात्मक है। इन लोकगीतों की झंकार आप जो है खेत खलिहानों से लेकर चरागाहों तक, जंगलों में, मेलों में, उत्सवों में, सभी में सुन सकते हैं। इन लोकगीतों का जो सब्जेक्ट है वो सामान्य जीवन से लेकर कोई इतिहास हो गया, आपका धर्म हो गया, पुराण, सभी से संबंधित हो सकता है। परंतु जो प्राय जो गीत गाए जाते हैं ना, वो प्रेम गीत है, वीर है, बलिदान गाथाएं हैं, देव स्तुतियाँ हैं और सामाजिक बंधन वाले गीत हैं। सामाजिक उत्सवों से ज़्यादा संबंधित है और दोनों में हर्ष और वेदना, इसकी अनुभूति दोनों में होती है। लोक नृत्य शिमला का नाटी
जो कि सामूहिक नृत्य है, प्रसिद्ध है। शिमला क्षेत्र में इसे माला भी कहते हैं। कुछ यहाँ सती प्रथा के गीत भी हैं पुराने। अधिकांश गीत प्रेम संबंधी है। देवताओं के, वीरता के गीत भी यहाँ गाए जाते हैं। शिमला की नाटी तो पूरे हिमाचल प्रदेश की बात तो छोड़िए, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हमारे दर्शकों को हिमाचल में होने वाली कृषि, खेती-बाड़ी के बारे में जानकारी दीजिए। शिमला जिला में जहाँ तक खेती बाड़ी का, कृषि का संबंध है, गेहूँ और ज्वार, मक्की, ये तो फसलें बीजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ दालों में मैं पहले भी बता चुका था कि राजमा है, उड़द है, मसर है, ये बीजी जाती हैं। और इसके अलावा आलू भरपूर मात्रा में होता है, जो कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। कुफरी ज्योति जो एक किस्म है वो। और इसके अलावा जो यहाँ एक बात शिमला की बहुत जो मशहूर है कि लाल चावल जिसे कहते हैं, धान की जो फसल है, वो अपर शिमला में पब्बर वैली में होती है। ये रोडू का एरिया, हाटकोटी का एरिया जो क्षेत्र है, वहाँ पे अधिकतर ये लाल चावल की जो खेती पाई जाती है। लाल चावल, इसका पेटेंट हो रखा है। राहुल जी, अगर आप जानना चाहेंगे तो ये 700 रुपये किलो इसका छुहारटू धान के नाम से ये मशहूर है। लाल चावल, इसकी पैदावार होती है, पर ये लोगों ने बहुत कम मार्केट में बहुत कम आता है। पर ये है कि भाई इसकी गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत वो है, जिसको आप कहेंगे कि लाल चावल की जो ये किस्म मैं बता रहा था आपको, ये ऑर्गेनिक है और ये सिर्फ क्षेत्र विशेष तक है। बहुत कम मात्रा में इसका उत्पादन अब हो रहा है। बाकी सेब, नाशपाती जो नगदी आप कह सकते हैं कि भाई फसलों के रूप में ये बागवान इसी का प्रयोग करते हैं और प्रदेश की आर्थिकी में इसका बहुत बड़ा योगदान है सेब का। टूरिज्म के अलावा और कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में हम देख सकते हैं? टूरिज्म के अलावा और कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं? राहुल जी, आपने बात करी कि भी टूरिज़्म के अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग हैं वो काफ़ी सारे हैं। कोई फॉरेस्ट बेस्ड पर भी है, हॉर्टिकल्चर बेस्ड भी है, मिनरल बेस्ड भी हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड भी हैं और बाकी भी हैं, जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं तैयार करनी, घड़ियाँ बनानी। पर ये बद्दी और नालागढ़ वाला जो एरिया है उस साइड को ज़्यादा है। ये आप कह सकते हैं जिला सोलन में आता है। और यहाँ जो इस्टेब्लिश्ड इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जिला सिरमौर में, राजबन में है। और आपके सीमेंट बरमाना बिलासपुर में है, अंबुजा सीमेंट का है वो दाड़लाघाट सोलन में है। और जेपी सीमेंट है वो भी सोलन में है। बाकी बिरोजा फैक्ट्रीज़ हैं वो नाहन सिरमौर में है हिमाचल में। और एक शराब की जो फैक्ट्री है वो सोलन में है, ब्रूरी में, बहुत पुराना। ये 1855 ईस्वी में स्थापित इस्टेब्लिश्ड है ये कारखाना, जिसे मोहन मेकन लिमिटेड चलाती है। इसके अतिरिक्त हिमाचल खाद फैक्ट्री है मजोली नालागढ़ में, सोलन में ही है ये। हिमाचल वूल प्रोसेसर्स हैं, हिमाचल बस्टर्ड मिल्स नालागढ़, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स नालागढ़, दौला कुआं, बहुत हैं। फिर दवाइयों के भी अब निर्माण में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। अब जैसे आपके सिप्ला हो गई, कैडिला हो गई, डाबर हो गई, रेनबैक्सी हो गई, यूनिकॉम हो गई, पेनिसिया हो गई। ये बद्दी, बरोटीवाला, पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्रीज़ का एरिया है, चंडीगढ़ के साथ साथ लगता हुआ, वहाँ पर है। शिमला में सेब उत्पादक
जो ज़िला है, तो यहाँ पर सेब कार्टन फैक्ट्री लगाई है गुम्मा में। जो बाकी ग्रामीणों ने अपने जो है जो बागवान हैं उनके मशीन्स उन्होंने लगाई होती है पैकिंग की, ग्रेडिंग की, जो जहाँ वो अपने सेबों को भरते भी हैं, बेचते भी हैं, वहाँ इकट्ठा करते हैं वो लोग, फिर वहीं से ही पैकिंग करते हैं, बेचते हैं सब। जो बड़े-बड़े बागवान हैं, अब आपको हर गाँव में 5, 7, 10 मशीनें तक जो अच्छे गाँव हैं वहाँ मिल जाएँगी। बहुत सारे जो उद्योग अब हिमाचल में अब स्थापित होने लगे हैं। डॉक्टर इंदर, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज आपने हमारे श्रोताओं को शिमला ज़िले के बारे में विस्तार में बताया। आगे के एपिसोड में हम आपसे हिमाचल प्रदेश के अन्य ज़िलों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।